हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और आज जो है चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो पिछला लेक्चर में जो है ना हम लोग सॉलिड्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को जो है डील किए थे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड्स को मेनली दो में रखा गया है, डायामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक। उसमें से देखे थे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉलिड्स वे होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल्ड हों। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट हो। क्यों ऐसा होता है सबका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे पिछला लेक्चर में, और उसमें ये भी देखे थे कि यदि कोई एक पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोशन के चलते जो है सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है, और एंगुलर मोमेंटम डेवलप होने के चलते उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है। और उस सब्सटेंस का मतलब एक पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रत्येक एटम या फिर मॉलिक्यूल या आयन जो भी उसका एक पार्टिकल जो है टीनी मैग्नेट का काम करता है, जिसको दिखलाने के लिए हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे जिसको मैग्नेटिक डोमेन्स भी बोलते हैं। इस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का अरेंजमेंट के आधार पे पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को दो क्लास में हम लोग रखे थे। एक मैग्नेटिकली डाइल्यूट पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें हम लोग देखे थे कि यदि किसी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एटम्स हैं जो कि मैग्नेट के जैसा बिहेव करते हैं, वे यदि एक दूसरे से काफ़ी दूर हों और इतना दूर हों कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स के बीच फर्दर कोई इंटरैक्शन ना हो, रैंडमली ओरिएंटेड हो वे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स, तो वे मैग्नेटिकली डाइल्यूट पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते थे। और दूसरा मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसमें हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स हैं वे एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, उनके बीच फर्दर इंटरैक्शन पॉसिबल होता है। अब ये जो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में रखा गया है: फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यदि कोई पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे सपोज मान लें एक रफली यहाँ हम ड्रॉ करते हैं ऐसा, या एक पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके अंदर ऐसे वेक्टर्स बहुत सारे बने हुए हैं, ऑब्वियसली यह सॉलिड सब्सटेंस होगा, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स बने हुए हैं। अब यदि इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे इस पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को, और यदि रखने के बाद इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स हैं ये सारे वेक्टर्स अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर ले, ऐसा इस प्रकार का अरेंजमेंट शो करे, दिस वन, इस प्रकार से, तो फिर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या इसका डेफिनेशन बोलेंगे कि इफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स ऑफ ए paramagnetic substance arrange themselves spontaneously in the same direction when placed in the external magnetic field is called a ferromagnetic substance। कि यदि किसी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और रखने के बाद उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स, वे सभी अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर ले, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस वेक्टर का अरेंजमेंट के आधार पे ही सबको डिफाइन किया गया है। अब चूंकि ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, और बताया कि अब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो है ना एक प्रकार का सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है उसको बतलाता है, और यह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि बहुत सारे वेक्टर्स हों और सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो वे सबका रिजल्टेंट देखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी हाई होता है। अब चूंकि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जितने भी वेक्टर्स बन रहे हैं सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है,
इसीलिए इस प्रकार का जो सब्सटेंस होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वह काफ़ी हाई होता है और ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, वेरी स्ट्रांगली। एग्जाम्पल में जैसे आयरन, लोहा, कोबाल्ट या फिर कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो फेरोमैग्नेटिक नेचर के हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया कि लोहा है, कोबाल्ट हुआ, या CrO2 एक सब्सटेंस है, ये सभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका मतलब ये सारे सब्सटेंस के अंदर जो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स होते हैं, जब ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सारे वेक्टर्स अपने आप को एक डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं और इस प्रकार के सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी हाई होता है, इसलिए ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब चुंबक में बहुत जल्दी जा करके सट जाएगा। अब ये जो अरेंजमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का इन द सेम डायरेक्शन विच रिजल्ट्स इन द वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस, तो यह अरेंजमेंट जो है ना एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही पॉसिबल है। इस प्रकार का जो वेक्टर का अरेंजमेंट है या एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही पॉसिबल है। यदि टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस वेक्टर का अरेंजमेंट जो है फिर से रैंडमाइज कर जाएगा और यह वापस बदल जाएगा। ऐसे देखो, शुरू में इस प्रकार से था तो कहलाया एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चुंबक से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होगा, लेकिन जब ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखे और रखने के बाद यदि सब वेक्टर अपने आप को इस प्रकार से अरेंज किया तो ऐसा करने से अब क्या होगा कि यह सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ये वेक्टर के अरेंजमेंट के चलते। अब यह जो वेक्टर का अरेंजमेंट है वो बोले एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही पॉसिबल है। यदि टेम्परेचर उससे ज़्यादा कर दोगे तो ये जो वेक्टर का अरेंजमेंट है फिर से बिगड़ जाएगा और ये वेक्टर फिर से ऐसा ही हो जाएगा, रैंडमाइज कर जाएगा और फिर से यह एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस न रह करके बल्कि एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का काम करेगा। मतलब जो अभी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था वो टेम्परेचर बढ़ाने से फिर स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा, फिर वैसे ही वीकली अट्रैक्ट होगा। तो यह जो सर्टेन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर तक एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, लेकिन यदि टेम्परेचर उससे अधिक हो जाए तो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वह रैंडमाइज कर जाता है और फिर वह सब्सटेंस एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करता है, मतलब फिर वीकली अट्रैक्ट होगा और उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। नाम है क्यूरीज टेम्परेचर। तो डेफिनेशन अलग से एग्जाम में आता है कभी कदार, क्यूरीज टेम्परेचर क्या है। तो याद रखोगे कि द टेम्परेचर एबव व्हिच द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट रैंडमाइज्ड एंड इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। कि क्यूरीज टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके बाद, मतलब उस टेम्परेचर के आगे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो अरेंजमेंट होता है इस प्रकार के वेक्टर्स का, यह अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, जैसे तैसे हो जाएगा इस प्रकार से और फिर वह एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, मतलब वीकली अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो CrO2 है, इसका जो क्यूरीज टेम्परेचर होता है 395 केल्विन है। तो क्यूरीज टेम्परेचर 395 केल्विन है, इसका मतलब कि यह सब्सटेंस इस टेम्परेचर तक फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन यदि टेम्परेचर इससे ज़्यादा कर दोगे तब यह फेरोमैग्नेटिक नहीं बल्कि एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो एंटी का मतलब उल्टा होता है, तो फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या बोले कि सारे वेक्टर्स का अलाइनमेंट जो है, अरेंजमेंट वह सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ऐसा करने के बाद यदि उसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वे अपने आप को अपोजिट डायरेक्शंस में अरेंज करें इन इक्वल नंबर, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मान लो कि एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है तो दूसरा ऐसे आ जाएगा डाउनवर्ड, फिर एक का अपवर्ड है तो फिर दूसरा डाउनवर्ड, फिर एक का अपवर्ड है फिर दूसरा डाउनवर्ड। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का। अब यहाँ चूंकि वेक्टर का डायरेक्शन एकदम अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देगा ना, इसका डायरेक्शन इधर है इसका नीचे है,
तो वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि सेम मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शंस अपोजिट हो, तो ऐसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होता है। तो ई दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो, ई दोनों भी कर देगा जीरो, ई दोनों भी कर देगा जीरो। तो इस प्रकार के सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वह जीरो के बराबर होगा, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर तुम कम करते जाओगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो के करीब जाते जाएगा। लेकिन चूंकि थर्मल एनर्जी जो होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उस केस में वेक्टर्स का अरेंजमेंट ऐसे एकदम परफेक्ट नहीं रहता है। कुछ वेक्टर्स मान लो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए इस प्रकार से, तो अब इसका डायरेक्शन एकदम अपोजिट तो नहीं है, तो एकदम कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बच जाएगा। तो इफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स ऑफ ए सब्सटेंस अरेंज देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली in the opposite directions in equal number when placed in the magnetic field, कि जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स हैं वे अपने आप को स्वतः अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, और वो भी बराबर संख्या में, मतलब एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। इस प्रकार के सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो के आसपास होगा लोअर टेम्परेचर पे, लेकिन जो रूम टेम्परेचर होता है थर्मल एनर्जी थोड़ा अवेलेबल होता है, तो उस केस में एनर्जी ज़्यादा होने के चलते वेक्टर्स का अरेंजमेंट एकदम ऐसा अपोजिट नहीं रह पाता है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी नेट जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बचता है। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं ऐसे सब्सटेंस से कम अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं वे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कम, क्योंकि इसमें जो वेक्टर का अरेंजमेंट है वह अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जैसे निकेल ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो ऐसे जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये सभी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसके अंदर जो ऐसे वेक्टर्स हैं वे अपने आप को ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जो है अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ भी यह जो अरेंजमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का, यह अरेंजमेंट भी एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही पॉसिबल है। यहाँ भी यदि टेम्परेचर उस वैल्यू से बढ़ा दोगे तो यह जो वेक्टर का अरेंजमेंट है यह रैंडमाइज कर जाएगा। रैंडमाइज माने यह व्यवस्थित जैसे तैसे हो जाएगा और फिर से ही बन जाएगा ऐसा ही मतलब नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा। तो द टेम्परेचर एबव विच द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स ऑफ एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट रैंडमाइज्ड एंड इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड नील्स टेम्परेचर। यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं नील्स टेम्परेचर। जैसे यहाँ क्यूरीज टेम्परेचर था, यहाँ क्या होता है नील्स टेम्परेचर। तो ऐसे भी आता है कि मान के चलो ऐसे ही क्यूरीज टेम्परेचर, नील्स टेम्परेचर, ऐसे ही 3-4 टेम्परेचर दे देगा नाम से, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा टेम्परेचर एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेट करता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखोगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो ये दोनों समझ गए हम लोग, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसके बाद आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरिक मैग्नेटिक सब्सटेंस भी इसी के जैसा है कि जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, प्लेस करोगे, तो ऐसा करने के बाद उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स बन रहे हैं, मतलब जो एटम्स वगैरह उनके अंदर है, वे अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करें कि वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन अनइक्वल नंबर में हो। जैसे मान लो कि ऐसा 2 वेक्टर ऊपर है डायरेक्शन, तो एक का नीचे है, फिर 2 वेक्टर ऊपर है तो फिर एक का नीचे है। इस प्रकार से देखो डायरेक्शन अपोजिट यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नंबर बराबर है तो रिजल्टेंट 0 के आसपास पहुँच जाता है। यहाँ डायरेक्शन अपोजिट जरूर है लेकिन नंबर बराबर नहीं है। जैसे इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसका भी इधर ही है लेकिन इसका नीचे, तो ई दोनों चलो कैंसिल आउट कर दिया, फिर यहाँ भी ई दोनों कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन ई दो जो वेक्टर्स बच गए इसका तो रिजल्टेंट सेम आ गया ना, एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसे सब्सटेंस का एक एप्रिसिएबल मैग्नेटिक मोमेंट होता है पर्याप्त रूप में, जिससे कि वह मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो सके। तो यदि किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें जो वेक्टर्स हैं, मतलब जो एटम्स वगैरह हैं, वे अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करें
कि डायरेक्शन उनका अपोजिट हो लेकिन अनइक्वल नंबर हो, तो ऐसे सब्सटेंस का कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसके चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं। और ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल्स में बोल रहा है कि जो फेराइट्स होते हैं, फेराइट हम लोग इस यूनिट को बोलते हैं Fe2O4, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं फेराइट। तो यह फेराइट है और इसके साथ कोई डाइवैलेंट केटायन लगा हुआ रहेगा, कोई भी डाइवैलेंट केटायन। जैसे मान लो कि Fe लग गया तो इसको आयरन फेराइट बोलेंगे, Zn लग गया तो जिंक फेराइट बोलेंगे, Cu लग गया तो कॉपर फेराइट बोलेंगे। तो जो ट्रांजिशन मेटल फेराइट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होते हैं, जैसे Mg रहेगा तो मैग्नीशियम फेराइट हो गया। तो इस प्रकार के सब्सटेंस फेरी मैग्नेटिक होते हैं। फेरी मैग्नेटिक मतलब क्या हुआ कि ऐसे सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसके जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करते हैं, वे अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करेंगे लेकिन अनइक्वल नंबर में, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा और ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे यहाँ दो स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एक क्यूरीज दूसरा नील्स, उसी प्रकार से यहाँ भी होना है कि इस प्रकार का जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स का अरेंजमेंट होता है वह एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही पॉसिबल है। यदि टेम्परेचर उससे बढ़ा देते हो तो यह अरेंजमेंट रैंडमाइज करेगा और वह सब्सटेंस एक फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस न रह करके एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ भी इस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर के नाम से ही जानते हैं। तो यदि एग्जाम में आता है क्यूरीज टेम्परेचर तो कोई भी लिख सकते हो, चाहे इसके टर्म में चाहे इसके टर्म में लिख सकते हो, कोई भी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, इसको ऐसे भी बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ने वह प्रॉपर्टी उसका हो गया। तो जो ये प्रॉपर्टीज हैं यह केवल और केवल सॉलिड सब्सटेंस के द्वारा ही एग्जिबिट होते हैं। कभी कोई गैसियस या लिक्विड सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के सब्सटेंस में वेक्टर का अरेंजमेंट रहता है एक सर्टेन डायरेक्शन में। ये वेक्टर का अरेंजमेंट मतलब यह वेक्टर एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसा एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पॉसिबल होता है केवल और केवल सॉलिड सब्सटेंस में। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस के पार्टिकल्स कभी भी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म, ये तीनों केवल सॉलिड सब्सटेंस के द्वारा एग्जिबिट होते हैं। लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस कभी भी ऐसे प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समाप्त होता है सॉलिड का। एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यह तीनों का डेफिनेशन 3 मार्क्स में, या हो सकता है तीनों में से कोई एक ही पूछे, ऐसे भी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डेफिनेशन लिख दोगे, 2-3 लाइन का जो है नोट्स में लिखा हुआ है, एक एक एग्जाम्पल, वहाँ पूरा इलेबोरेट नहीं करना है। ये क्यूरीज टेम्परेचर या नील्स टेम्परेचर वगैरह का जिक्र वहाँ नहीं करोगे, उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि शॉर्ट डेफिनेशन आता है तो बस डेफिनेशन और ये वेक्टर बना देंगे, वेक्टर बनाना आवश्यक है, और एक आध एग्जाम्पल ऐसा। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पढ़े, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़े, वैसे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड है पोलर क्रिस्टल्स से। अभी पोलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो वैसे क्रिस्टल्स जिनका नेट डायपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे पढ़े वैसे डायपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो यदि किसी सब्सटेंस या क्रिस्टल का नेट डायपोल मोमेंट हो तो ऐसे सब्सटेंस को पोलर क्रिस्टल्स बोलते हैं। और पोलर क्रिस्टल्स के ही कुछ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला जैसे इसमें आता है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी।
एडवांस टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे टॉपिक्स आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जैसे मान लें कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक लग गया मतलब ऑब्वियसली वह पोलर होने वाला है, आयनिक मतलब पोलर होगा, उसमें इस प्रकार से आयन का अरेंजमेंट है, ऐसा एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है इस प्रकार से। मान लो कोई पोलर क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल, इसमें आयनों का इस प्रकार से अरेंजमेंट है। तो आयनिक सॉलिड का एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि ऐसे सब्सटेंस जनरली होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब बाहर से यदि अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने के चलते आयंस डिस्प्लेस करते हैं, या जो क्रिस्टल लैटिस है या डिफॉर्म कर जाएगा। तो बाहर से जब मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करोगे, बाहर से जब तुम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो उसके चलते क्या होता है कि जो आयन का है यहाँ लैटिस बना हुआ, वह लैटिस बिगड़ता है और आयन डिस्प्लेस करते हैं, मतलब आयन का थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टार्ट होता है। और इस आयन के मूवमेंट के चलते सब्सटेंस जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, मतलब करेंट प्रोड्यूस हो सकता है। और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, कि जब किसी पोलर क्रिस्टल्स में बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया जाए, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाए, तो आयनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, आयनिक लैटिस बिगड़ता है। और आयनों का डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब कि उनका थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है, और आयन के मूवमेंट के चलते उससे करेंट जो है प्रोड्यूस होता है। और ऐसे करंट को जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी पोलर क्रिस्टल में मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने से, तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे गैस का बर्नर जब हम लोग जलाते हैं तो जो लाइटर रहता है, एक्चुअली इसको लाइटर नहीं, हम लोग को स्पार्कर बोलना चाहिए, क्योंकि वह लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, स्पार्क चिंगारी प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है कि उसको जब हम लोग दबाते हैं तो चिंगारी निकलता है, फिर वहाँ से गैस निकलता है, तो उसमें जा कर के बर्न करता है उसको। तो जब उसमें हम लोग दबाते हैं, पीछे से जो रहता है दबाने वाला, तो दबाए मतलब उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस हम लोग अप्लाई किए, और उसके अंदर रहता है पोलर क्रिस्टल। तो जब दबाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो जो पोलर क्रिस्टल है उसके अंदर ऐसे आयनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसके चलते करंट थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होने के चलते चिंगारी निकलता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े होगे, और वही चिंगारी फिर जाकर के गैस से कंबाइन करता है, तो फिर वहाँ आग लगता है, जलता है। ऑब्जर्व किए होगे कि जैसे एक नॉर्मल चिंगारी है, वो तुम्हें लगे तो जलन होता है, वैसा झटका जैसा महसूस नहीं होता है। लेकिन वो जो लाइटर वाला चिंगारी होता है ना, उसको बदन में सटा करके जो है ये करो तो थोड़ा झटका भी महसूस होगा। तो वह एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी है, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, जो मैकेनिकल स्ट्रेस के चलते प्रोड्यूस हुआ है, और उसके अंदर होते हैं पोलर क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स। तो यह एक पाइजो इलेक्ट्रिसिटी का जो है एग्जाम्पल हुआ। या फिर जो माइक्रोफोन्स या स्पीकर्स वगैरह होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वह भी एक पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के चलते ही होता है। तो ऐसे पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो हम बतलाए। तो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर आता है इसमें पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, देखो पायरो वर्ड का मतलब याद रखोगे, इफेक्ट ऑफ हीट। जैसे पायरोलाइसिस हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, तो पायरो वर्ड जहाँ आ गया उसका मतलब समझोगे हीट का इफेक्ट वहाँ हो रहा है। तो जैसे यहाँ हम क्या बताएं, यहाँ सब्सटेंस करंट कैरी क्यों कर रहा है, तो बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेस लगाए, हथौड़ा से मारे या लाइटर था तो उसको दबाए तो मैकेनिकल स्ट्रेस मिला उसको। यहाँ क्या करना है कि इसमें बाहर से कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं लगाना है, बल्कि उस सब्सटेंस को हीट करना है, और सब्सटेंस यहाँ भी वही रहना है, पोलर क्रिस्टल ही रहेगा। तो जब किसी पोलर क्रिस्टल में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई से क्या होता है कि ये जो आयंस अरेंज रहते हैं, तो इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में वेरिएशन होता है।
मतलब जब तुम हीट करोगे तो हीट से एनर्जी मिलेगा ना आयन को, और जब एनर्जी मिलेगा तो इसके बीच का जो बॉन्डिंग है वह कमज़ोर पड़ेगा, और कमज़ोर पड़ेगा तो थोड़ा दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा मैंने डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एट्रैक्शन कमज़ोर हो जाना है, तो फिर हो सकता है कि आयन थोड़ा बहुत इधर उधर माइग्रेट करे, और ऐसा होने से फिर इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करेगा। तो जब किसी पोलर क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसमें जो इंटर आयनिक डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वह वैरी करता है, बढ़ जाता है इसका एनर्जी बढ़ने के चलते, और ऐसा होने से आयन का मूवमेंट थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाता है, जिसके चलते करंट प्रोड्यूस होता है सब्सटेंस के अंदर, और ऐसे करंट या इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार से होता है फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। अब फेरो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है सो देखो कि पाइजो इलेक्ट्रिसिटी से ही वह रिलेटेड है कि वैसे पोलर क्रिस्टल्स जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कभी कदार क्या होता है कि ऐसे क्रिस्टल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे ना, फिर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत मात्रा में करंट प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा इसका काफ़ी वाइड एक्सप्लेनेशन है, आगे पढ़ोगे। अभी चूंकि छोटे छोटे टर्म्स हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वैसे पोलर क्रिस्टल्स जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स के अंदर जो डायपोल्स होते हैं, पोलैरिटी डायपोल मोमेंट के चलते हैं, तो जो डायपोल्स होते हैं वे परमानेंटली पोलराइज्ड हो जाते हैं, चाहे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखो या ना रखो। जैसे किसी भी सब्सटेंस के अंदर पोलराइजेशन कैसे डेवलप होता है, फॉजा रूल इसके लिए हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में। डिस्प्लेसमेंट के चलते जनरली, चाहे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो या आयनिक क्रिस्टल है तो आयन का डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसे। तो क्या होता है कि कुछ वैसे सब्सटेंस जिसके अंदर पाइजो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे सब्सटेंस परमानेंटली पोलराइज हो जाते हैं, हमेशा वो फिर पोलर का ही काम करेगा, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या ना रखो। तो वे सब्सटेंस हमेशा करंट कैरी करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और फिर उस प्रकार से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी और फिर फेरो इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी मतलब याद रखो कि एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, कि एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बताए ना वेक्टर का अरेंजमेंट कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो यदि एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी तो वह एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। यदि किसी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको फेरो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो ये छोटा छोटा कॉमन से टर्म्स है। और एक लास्ट इसमें है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स, देखो कंडक्टर के बारे में पीछे हम लोग पढ़े, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स वे सब्सटेंस है जो अपने आप से करंट पास होने देते हैं। अब मान लें कि यह एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इससे हम करंट पास करवा रहे हैं, तो जितना करंट पास करवा रहे हैं जनरली उतना करंट तो यहाँ से निकलता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यह जो सब्सटेंस है यह कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और यह रेजिस्टेंस इस करंट को जो है आगे बढ़ने से रोकता है। तो जिस अमाउंट से करंट पास करवा रहे हैं उसी अमाउंट से करंट इधर जनरली नहीं मिलता है। रीजन है कि यह सब्सटेंस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, या उसी अमाउंट से मिलेगा भी यदि तो वही टाइम में नहीं मिलेगा, थोड़ा डिले होगा तब। तो जनरली एक कंडक्टर जो होता है ना वह कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी उस सब्सटेंस से पास नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि एक कंडक्टर का भी जो कंडक्टिविटी होता है एक रेंज में होता है, इन्फिनिटी किसी का नहीं होता है, जो भी है। सुपर कंडक्टर्स वे सब्सटेंस होते हैं जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस से तुम जितना करंट पास करवाओगे तुरंत एट ए टाइम उतना ही करंट तुमको मिलेगा, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो यदि कोई सब्सटेंस करंट की ओर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर ना करे, जितना करंट पास करवा रहे हो सारा करंट जो है वह आउटपुट के रूप में दे,
तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। लेकिन यह जो सुपर कंडक्टिविटी है किसी सब्सटेंस का, या एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही पॉसिबल होता है, या एक सर्टेन टेम्परेचर में ही पॉसिबल होता है। टेम्परेचर उससे ज़्यादा करोगे तो वह रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत ऑफर करने लगेगा और वह एक सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव नहीं करेगा। जैसे नायोबियम का एक एलॉय है, नायोबियम और जर्मेनियम का Nb3Ge, नायोबियम और जर्मेनियम का एक एलॉय है जो कि सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है, लेकिन एक टेम्परेचर तक 23.2 केल्विन, इस टेम्परेचर तक। और यह बहुत कम टेम्परेचर है, क्योंकि जो हम लोग का नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो 298 केल्विन हो गया ना, और यहाँ बोल रहे हैं 23.2 केल्विन। देख लो बहुत कम टेम्परेचर है। तो बहुत कम टेम्परेचर में जो है ना कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव कर सकते हैं, मतलब ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। एग्जाम्पल में है नायोबियम जर्मेनियम का जो एलॉय है वह इस टेम्परेचर में एक सुपर कंडक्टर का काम करता है, मतलब वह जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब टेम्परेचर इससे बढ़ाओगे तो इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है उनका वाइब्रेशन वगैरह तेज होगा, और वे वाइब्रेशन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं जो करंट को आगे बढ़ने से जो है रोकेंगे। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से टर्म्स थे जो हम लोग समझ गए। तो यहाँ से यह जो यूनिट है सॉलिड स्टेट यह बिल्कुल समाप्त होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने थे सबको हम लोग ऑलरेडी पीछे धीरे धीरे डिस्कस करते आए हैं। कुछ एडवांस टॉपिक्स भी देखे इस यूनिट में हम लोग। तो यदि यहाँ से पूरा नोट्स और वीडियोज़ के थ्रू कर लेते हो तो यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आइदर बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में इतना से बाहर का टॉपिक जनरली नहीं ही पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस है। 1-8% चांस है कि मे भी एक आध और ऐसा कोई एडवांस टॉपिक हो तो उससे क्वेश्चन पूछ ले। तो अच्छे से नोट्स को पढ़ोगे, वीडियोज़ को देखोगे, समझोगे, फिर जो प्रॉब्लम है डायरेक्टली हमसे आस्क कर सकते हो। बताया हुआ ऑलरेडी नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम। तो इसके बाद फिर हम लोग जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन उसके पहले इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद, बाकी फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।